है, लेकिन तभी उसने उससे खींचकर कहा कि वह बहुत अच्छे से जानता है कि क्या हुआ था। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि हाओ वहां आ गया और पूछा कि क्या उसे काम करने के लिए मजबूर किया गया है। उसने कहा कि नहीं, उसे ये सब बहुत पसंद है। फिर उसने अपने बॉस को ढूंढने की बात कही। हाओ ने पीछे की ओर इशारा किया और कहा कि वह आदमी कमरे के पीछे है। अजीब बात यह थी कि कंपनी पहले की तरह व्यस्त लग रही थी और फोन सोचने लगा कि जो कुछ उसने देखा वह झूठ था और यह असली दुनिया है। जब उसने बॉस को ढूंढ लिया तो उसे डांटा गया और पूछा गया कि उसने ग्रुप में भेजे गए मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। फोन ने इसकी परवाह नहीं की और पूछा कि उसे अपने कमीशन कब मिलेंगे। बॉस डेई ने कहा कि उसमें इतनी हिम्मत है कि देर से आए और कमीशन की बात करे। फोन ने शिकायत की कि मरने के बाद भी डेई बहुत घटिया है। बॉस ने उंगली उसकी तरफ उठाई और पूछा कि वह क्या मरने की बात कर रहा है और कहा कि वह बिल्कुल जिंदा है। लेकिन तभी फोन ने भूत डॉक्टर के हथियार से उसे मार डाला। बॉस चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फोन मुस्कुराया और कहा कि लगता है अब वह जिंदा नहीं रहा। ऑफिस में सभी लोग खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। फोन हाओ के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि अब क्या हुआ। तभी हाओ का शरीर फूल गया और रूप बदलने लगा। फोन को समझ आ गया कि सबके शरीर शापित हैं और उसने सबको खत्म करना शुरू कर दिया। जब सब खत्म हो गए तो उसने पूछा कि जिसने ये सब किया क्या उसका मनोरंजन पूरा हुआ। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। सभी कर्मचारी जमीन पर बेहोश पड़े थे और अंधे रास्ते की तरफ देख रहे थे। वह सोचने लगा कि क्या ये सपना है या फिर उस इकाई की शक्ति है जो उसके खिलाफ काम कर रही है। अचानक एक जलती हुई आंख जो खोपड़ियों का ढेर लिए हुए थी सामने आए और पूछा कि वह सपनों के पार कैसे देख सकता है। फोन ने कहा कि यह बेवकूफी है। उसने कहा कि सब सपनों के बारे में तो जानता है लेकिन सिलिकॉन के बारे में कुछ नहीं जानता जो बहुत ही नर्म होता है। वह भ्रमित जीव पूछने लगा कि वह डरा हुआ क्यों नहीं लग रहा। फोन ने बस जवाब दिया कि लगता है वह डर पर निर्भर करता है लोगों को मारने के लिए, और अगर ऐसा है तो वह माफी चाहता है क्योंकि यह सब उसके अंदर जीने की इच्छा को और मजबूत कर रहा है और यह भ्रम तोड़ने में मदद कर रहा है। वह दरवाजे की ओर बढ़ गया और आंख उसे देखती रही। फिर वह आंख पीछे हट गई और कहा कि वह उस इंसान को याद रखेगी जो किसी चीज से नहीं डरता। फोन सोचने लगा कि क्या यही वह आंख है जो डॉक्टर को डरा रही थी। उसने देखा कि उसके चारों ओर कितने भ्रम फैले हैं और उसे पता चल गया कि वह अभी सपने में है और किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। उसने शाओ हाओ से माफी मांगी और फोन ने दिन को फिर से रीसेट कर दिया। अब उसे पता था कि इस जगह में उस जीव की शक्ति सपनों को नियंत्रित करना है, तो अब उसे बस नींद नहीं लेनी है। वे फिर से भागने में सफल हो गए लेकिन फोन को महसूस हुआ कि सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है। उसे पता था कि ऐसा सिर्फ सपनों में होता है। उसने खुद को खत्म किया। अब उसे पता था कि वह किसी और के सपने में फंसा है और उसे शाओ हाओ को उसके डर पर काबू पाने में मदद करनी होगी। उसने सभी को समझाया कि जो सुरक्षित रास्ता बताया जा रहा है वह असल में झूठ है और जो वहाँ होता है वह एक झूठे सपने का नियंत्रण है। वह शाओ हाओ के पास गया और उससे चेतावनी दी कि वह इस भ्रम में न फंसे। जब तक वह अपने डर पर जीत पा रहा है तब तक वह जिंदा बाहर निकल सकता है, और सपने में होने की सच्चाई जानने का एक रास्ता है फी को छूकर देखना क्योंकि उसका एहसास अलग होता है। शाओ हाओ ने कहा कि उसे नहीं पता कि वह एहसास कैसा होना चाहिए क्योंकि उसने असली एहसास कभी महसूस नहीं किया। दुर्भाग्यवश कई बार कोशिशों के बाद भी लोग उन सपनों में फंसते जा रहे थे। उसे पता था कि यह सब उस अजीब प्राणी द्वारा गढ़ा गया है। समस्या ये थी कि हर किसी का भ्रम अलग था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि केवल वही व्यक्ति उस सपने को तोड़ सकता है जिसमें वह फंसा है। उसने जिया को बताया कि कैसे जागना है लेकिन लड़का बड़बड़ा रहा था। उसने उसका चेहरा बार बार थप्पड़ मारा। उसने उससे कमर के नीचे लात मारी लेकिन दर्द में होने के बावजूद लड़का नहीं जागा। फोंग शू हैरान था क्योंकि कुछ भी असर नहीं कर रहा था। उसने चाकू उठाया और कहा कि अब उसे इस तरह ही निपटना पड़ेगा। बिना किसी दया के अपने दोस्त की जान काट दी। जिया दर्द से तड़पता रहा और उसे रोकने की गुहार लगाई लेकिन फिर बेहोश होकर एक तरफ गिर गया। हमारा नायक समझ नहीं पा रहा था कि अब वह अपने दोस्त को कैसे बचाएगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन अगर वह भी न काम करे तो उसे हार माननी पड़ सकती है। जब वे जागते हैं तो जिया हाओ कहता है कि वह एक बहुत ही प्यारे भूत का सपना देख रहा था। वह बहुत ही मुलायम थी लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाने वाला था वह अचानक जाग गया। फोंग शू उसकी बातों को अनसुना कर देता है और बगल में खड़ा लड़का सुरक्षित बाहर निकलने की बात करता है। तभी जिया हाओ उत्साहित होकर चिल्लाता है कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा वह कोई लड़की पटाएगा। जिया हाओ को इतना दृढ़ देखकर फोंग शू तय करता है कि डर पर काबू पाने की बजाय वह इस भावना का उपयोग करेगा। वो फिर जिया हाओ से कहता है कि वह अपना फोन चालू करे और वॉल्यूम पूरा कर दे, जिससे लड़का थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन हमारा नायक कहता है कि वे उसका पसंदीदा मूवी चलाएंगे। हम एक लड़की को क्लासरूम में देखते हैं जो कहती है कि खूबसूरत टीचर की प्राइवेट क्लास शुरू होने वाली है। जिया पहले से ही पूरी तरह चोटिल है और टीचर बताता है कि वह बहुत सारे सवाल गलत कर रहा है इसलिए उसे सजा मिलेगी। जिया जानता है कि यह उसकी पसंदीदा फिल्म है और फोंग शू से कहता है कि वे इससे बाहर निकलकर भी देख सकते हैं। लेकिन हमारा लड़का उससे घूरते हुए कहता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। शर्मिंदा जिया कहता है कि ठीक है। वह फोन उठाता है और वीडियो प्ले करता है। एक छोटा सा मुंह किस करता है और टीचर कहता है कि अब उसे थोड़ा मार पड़ेगा। फोंग शू उससे कहता है कि कहानी पर ध्यान दे और फिल्म की तरह सब कुछ बहने दे। जिया हाओ लजाते हुए कहता है कि उसे सब समझ आ गया। इस बीच पीछे बैठा जोड़ा सोचता है कि क्या उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए। टीचर लड़के को पीटना शुरू करता है और सब
सब लोग उसे देख रहे हैं। जैसे जैसे वे एक साथ फिल्म देखते हैं, जिया के सिर के चारों ओर दिल तैरने लगते हैं। उसके दिमाग का धमाका होने वाला है क्योंकि वह सोच रहा है कि वह टीचर के हर सवाल का जवाब देगा। लड़के की भावनाएं चरम पर देख फोंगशू कहता है कि अब चलने का समय है। वह अपने दोस्त को चेतावनी देता है कि अगर कुछ डरावना होता है तो वह सपने और हकीकत के बीच का फर्क समझने की कोशिश करे। अजीब बात यह थी कि फोंगशू थोड़ी ऊब महसूस करता है क्योंकि उसने ये दिन कई बार जिया है और अब तो वह अपनी पत्नी के पास घर जाने को भी मिस कर रहा है। कुछ समय बाद वह जोड़ा मर चुका था और वे उन भ्रमों से नहीं बच पाए जिनसे उन्हें जूझना पड़ा। फोंगशू अब बस ये जानना चाहता था कि क्या जिया हाओ ठीक है। उसके बगल में जिया हाओ कहता है कि वह बस थोड़ा और प्रयास करना चाहता है। लड़का सिर हिलाते हुए जीप बाहर निकाले खड़ा था। पांडु को यह पागलपन लगता है कि उसका दोस्त उस टीचर की वजह से बच गया। फिर वह कुछ अजीब देखता है। लड़के के चारों ओर एक तरह की आध्यात्मिक आभा निकल रही थी। उसे समझ आता है कि उसका दोस्त अपनी शक्तियों को जागृत करने वाला है। कुछ देर बाद जिया जमीन पर लेटा था और लार टपका रहा था। वह अचानक उठता है और खड़ा होकर कहता है कि फेई मत भागो। फिर उसे एहसास होता है कि वह गलत जगह पर है और फोंगशू से पूछता है कि क्या यही बाहर निकलने का रास्ता है और क्या वह सफल हुआ। फोंगशू बस उसे देखता है और धीरे से पास आता है। अजीब तरह से जिया हाओ कहता है कि वह पास आए ताकि उसे थोड़ा कस सके। हमारा लड़का कहता है कि वह जिंदगी में वापस लौट आया है और यह अविश्वसनीय है कि उसका दोस्त ऐसे भ्रम से बाहर निकल आया। जिया हाओ भागता है अपना फोन लेने जो उस जोड़े के पास था, लेकिन जैसे ही वह गिरता है देखता है कि वे पहले ही गायब हो चुके हैं। वह पीछे हटता है और डरता है कि क्या वे सच में मर गए। फोंगशू कहता है कि अफसोस हाँ। अब जब वह स्टील के दरवाजे पर हाथ रखता है तो सोचता है कि क्या ये सब का अंत है। वह उसे धक्का देता है और एक सुनहरी रोशनी निकलती है। दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं और अगले ही पल वे खुद को बाहर पाते हैं। जिया हाओ खुशी से चिल्लाता है कि वे आखिरकार बाहर निकल आए। ऊपर देखकर फोंगशू देखता है बहुत सारी मखलूकें हैं और सहमत होता है कि वे सच में भ्रम से निकल गए। फिर वह जिया हाओ की ओर मुड़ता है और सोचता है कि क्या उसने अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर लिया है। लड़का भ्रमित लगता है और कहता है कि उसे बस एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे उसकी सारी इंद्रियां तेज हो गई हो। पांडु समझता है कि वह जाग चुका है और पूछता है कि उसे कौन सी शक्ति मिली है। बेचारा लड़का रोते हुए कहता है कि उसे कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही और उसे लगता है कि वह इसमें भी असफल है। फिर वह फोंगशू से पूछता है कि उसकी शक्ति क्या है। हमारा लड़का कहता है कि उसे भविष्य दृष्टि की शक्ति मिली है। दोस्त हैरान होकर कहता है कि अब सब समझ आ गया कि वह कैसे हर रास्ता जानता था। फोंगशू सोचता है कि फिलहाल लोगों को यही विश्वास करने देना बेहतर है कि यही उसकी शक्ति है। इससे ताकतवर लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे और वह पूरी तरह विकसित हो सकेगा। जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह सबसे बदला ले सकेगा, खासकर अपनी बुरी पत्नी से। जो सवाल अब भी उसके मन में है वह ये कि क्या वह अस्पताल का भ्रम उस ऑफिस के अंदर था, तो वह अब उसे क्यों नहीं देख पा रहा। वह समझ नहीं पाता कि क्या वास्तविकता और उस अजीब दुनिया के बीच कोई संबंध है। जो वह जानता है वही ये कि सौभाग्य से इस बार जो प्राणी उसे मिला वह केवल सपने गढ़ सकता था। अगर वह कोई ऐसा होता जो दिमाग को भ्रष्ट करता तो शायद वह हमेशा के लिए फंस जाता, क्योंकि अगर उसे या जिया हाओ को किसी ऐसे से भिड़ना पड़ता जिसके पास पूर्ण शक्ति होती तो 10,000 बार मरने पर भी भ्रम तोड़ना असंभव होता। जो चीज उसे अजीब लगती है वह ये है कि जिया को कोई भी डरावनी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। वह इस बारे में टिप्पणी करता है और उसका दोस्त ऊपर देखकर पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। एक पक्षी उड़ता है और फोंगशू कहता है कि शायद उसने कुछ गलत देखा, लेकिन उसके दोस्त के पीछे एक प्राणी उसे गले लगाने ही वाला होता है। फोंगशू सोचता है कि क्या वह सच में अकेला है जो इस तरह के राक्षसों को देख सकता है। वह बस चाहता था कि कोई और हो जो इस चीज को समझ सके। जिया हाओ निराश होता है कि उसके दोस्त के पास भविष्य दृष्टि जैसी शक्ति है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं जानता। वह फोंगशू से कहता है कि अब उन्हें निकल जाना चाहिए। वे चलने लगते हैं और हमारा लड़का पूछता है कि उसने भ्रम कैसे तोड़ा। वह कहता है कि उसने वही किया जो उसके दोस्त ने कहा था। उसने सपने में पूरी तरह डूबकर सब कुछ महसूस किया। नायक जानता है कि पिछली बार जब सब मरे थे तो वह प्राणी उसके सामने आया था, लेकिन अब जब जिया हाओ बच गया है वह प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि शायद कुछ ऐसा है जो वह भी नहीं जानता। इसके साथ ही वह अपने दोस्त से पूछता है कि वह हवा में किसे सहला और चूम रहा था। शर्मिंदा होकर वह पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा कर रहा था। पांडु कहता है हाँ, उसने कुछ इशारे किए और अजीब आवाजें भी निकाली। जिया उससे चुप रहने की मिन्नत करता है, लेकिन फोंगशू कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था। अजीब बात यह है कि फोंगशू खुद भी देखता है कि अब उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आते। जिया उससे विनती करता है कि वह किसी को ना बताए। हमारा लड़का बस सिर हिलाता है और कहता है कि वह बस इतना बताएगा कि कुछ खास नहीं हुआ। उसने बस अपनी आंखें बंद की और टीचरों की कई क्लासेस की कल्पना की। उनमें से एक ने उससे कहा कि वह उसका साथ दे और मर जाए। अचानक उसे एक बेहद ठंडी हथेली का एहसास हुआ। एक पल में कई और हाथ प्रकट हो गए और उससे याद आया कि फोंगशू ने उससे फोकस बनाए रखने को कहा था। उसने खुद को उन हाथों से बचाने की कोशिश की। उसका प्लान था कि उन स्पर्शों से खुद को भटका दे। हाथ परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने ध्यान केंद्रित बनाए रखा। पांडु सोच रहा था कि यह किस तरह की कहानी है। जो कमरा डरावना था वह अचानक फिर से रोमांटिक हो गया। हाथ फिर से पास आया और उसके हाथ को छुआ। वह एक लड़की थी जिसने उसे क्लासमेट कहा और पूछा कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहा। जैसे ही उसने आंखें खोली वह चौंक गया क्योंकि वह लड़की उसके बिल्कुल सामने थी। वह लड़की ऐश नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में एक पोकेबॉल था। वह शर्मिंदा हुआ और उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन वह हथियार लहराते हुए
आगे झुकी तो वह भागा और उसे पकड़ लिया। उसे एक अजीब सी नर्म